इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3ds Max चालू करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो एक्चुअली बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, तो ये वीडियो एक्चुअली मिड लेवल और प्रो लेवल लोगों के लिए है। लेकिन बेसिकली ये वीडियो जो फ्रेशर लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम UI को सेटअप करना या फिर गामा का वैल्यू सेट करना या टेक्सचर के पाथ्स स्टार्टिंग में ही कैसे अप्लाई कर दे और सेट कर दे, ये चीज़ देखना। जब हम फाइल सेव करने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेश होता है एक्चुअली। तो जैसे कि ट्रीज आ गए, बहुत भारी मेश होता है उसमें, और कार्स हो गए, बड़े बड़े टेक्सचर्स है, हेवी टेक्सचर्स हो गए। ये सब चीज़ों की वजह से सीन का फाइल बहुत हेवी हो जाता है और सीन का फाइल बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली सीन बहुत छोटा रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन सीन का साइज आप जब देखोगे तो 1 GB 2 GB तक चले जाता है किस किस का। जो लोग फ्रेशर या बिगिनर है उनके पास उतना नहीं होता है, और उनके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो सेव करते करते कुछ काम सेव करते करते उनका आधा हार्ड डिस्क भर जाता है उससे। तो ये चीज़ कैसे अवॉइड करें, तो यही चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो सीधे चलते हैं 3ds Max के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं फाइल प्रेफरेंसेस में। अब यहाँ जाने के बाद सबसे पहले ये विंडो ओपन होता है। इस विंडो में सबसे आने के बाद जनरल, ये जो टैब है, ये सब टैब्स है, ठीक है, इन्हें कहते हैं टैब्स, ठीक है। जनरल टैब में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सीन अंडू, और इसका लेवल्स है 20 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और करते करते सपोज आपको बैक जाना है, कंट्रोल Z ऐसे प्रेस करते हो आप, बैक जाना होता है ना, तो यहाँ पे जो लेवल्स है वो 20 है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि आप 20 तक ही बैक जा सकते हो कंट्रोल Z करते हुए। उसके आगे आपको जाने के लिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी होगी, ठीक है। तो अभी आप सोच सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 20 दिया हुआ है मैक्स ने, और ऐसा नहीं है कि सपोज 50 दे दिया मैंने, 100 या फिर 1000 भी रख सकता हूँ ना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है ना, ये बैकएंड पे कहीं पे सेव होता है, कहीं रैम पे या फिर कहीं क्लिपबोर्ड समझ लीजिए आप, कहीं पे सेव होता है। तो अब ऐसा नहीं कि आप मैंने यहाँ पे 1000 दे दिया तो वो क्या होता है 1000 टाइम्स कहीं पे तो स्टोरेज पे सेव होगा, तो आपका मोर रैम यूज होगा और आपका मोर स्पेस यूज होगा। उसकी वजह से ये वैल्यू है ना, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही रखिए। 20 सफिशिएंट है, सपोज 50 रख लीजिए, ठीक है, तो उतना सफिशिएंट है। किन लोगों का सपोज रैम बहुत कम है या फिर बहुत लो ये होता है ना, 8 GB रैम या अंडर 16 GB जिनका होता है ना, मेरे ख्याल से वो 50 के ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो मेरे लिए तो 20 सफिशिएंट है, मैं इसके नीचे मैं उतना बैक नहीं जाता हूँ, तो मेरे लिए ठीक है। ओके, तो ये हो गए सीन अंडू, ठीक है। आप चाहे किसी को सपोज ऐसा लगता है कि सपोज मैं इतना पीछे जाना है तो यहाँ पे 50 कर सकते हो या फिर 30, ये जो आपके लिए जो सफिशिएंट होगा वो वैल्यू वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया सीन अंडू का पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फाइल्स टैब पे। यहाँ पे 2 मेन टिक्स मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मेन वही है, एक है बैकअप ऑन सेव और दूसरा है कॉम्प्रेस ऑन सेव। अब ये 2 चीज़ें क्या है देखिए। अब क्या होता है, जब आप सीन पे काम कर रहे हो, करते करते सपोज किसी के पास UPS होता है या फिर किसी के पास इन्वर्टर है, चलो ठीक है, तो वो लोग बच गए। लाइट जब पावर कंजप्शन होती है, पावर चली कट ऑफ होती है। लेकिन किसके पास सपोज UPS नहीं है और जो पावर सप्लाई सपोज अचानक ऑफ हो गया या फिर कट गया सपोज, तो उस वक्त क्या होता है, ये सेव ही नहीं होता है। सपोज आपने ये ऑप्शन फिर सपोज बंद रख दिया, फिर अनचेक कर दिया, तो वो सेव डायरेक्टली एक तो क्रैश होगा या फिर जहाँ पे हमने लास्ट सेव किया था नियर अबाउट वहीं पे सेव हो जाएगा वो,
ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बीच बीच में जब ऑटो सेव वगैरह होना वो चलते रहता है और एक ऑटो बैकअप का फाइल एक क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये है कि सपोज काम चल करते करते लाइट बंद हो गया या फिर सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम आ गया, बंद हो गया और उसके बाद रिकवर करना है तो आपको एक फाइल आपको आपके ऑटो बैकअप में मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये ऑन रखना है, ठीक है। तो ये भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसीलिए कि मेरे पास मैं इन्वर्टर यूज़ करता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। हाँ, अगर किसी को रखना है तो वो यहाँ पे रख दीजिए, मेरी सलाह से ये ऑन रख दीजिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है ये कॉम्प्रेस ऑन सेव। एक्चुअली ये अनचेक्ड होता है एक्चुअली स्टार्टिंग में, इसे आपको चेक करना है। तो दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्रेस ऑन सेव का, ये इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि सेव करते वक्त फाइल को कॉम्प्रेस करता ही है। जैसे अपना आर्काइव जो होते हैं ना, विंडार जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे छोटे जो कॉम्प्रेस करते हैं फोल्डर को, ये उसी तरह काम करता है। तो उसके फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल यहाँ पे मैंने एक फाइल लिया है। ये एक्चुअली मेरे दोस्त ने, बड़े भाई ये मेरे, तो उन्होंने ये काम उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे थे, तो उनको पता नहीं है एक्चुअली कॉम्प्रेस ऑन सेव कैसे करना है। तो ये इसका फाइल साइज़ मैं पहले आपको बताता हूँ कितना है। तो इसका फाइल साइज़ है नियर अबाउट 750 MB के आसपास इसका फाइल साइज़ है, ठीक है। तो ये होगा इसका ओरिजिनल साइज़, ठीक है। और जब इसको जब ये वैल्यू, ये जो ऑप्शन है कॉम्प्रेस ऑन सेव का, ये ऑन करता हूँ, ठीक है। ऑन करके ओके करता हूँ और उसके बाद इसे सेव एज करता हूँ मैं एक्चुअली आपके कंपैरिजन के लिए। तो इसी फोल्डर में मैं सेव एज करता हूँ, ठीक है। तो आप इसका आप जब साइज़ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेव हो रहा है एक्चुअली वो सेविंग। तो ये डिफ़ॉल्ट जो फॉरेस्ट पैक के साथ आते हैं, ये वही ट्रीज लिया है उन्होंने, तो इसी की वजह से वो फाइल साइज़ हेवी हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे इसका साइज़ है 240 के आसपास, 240 MB के आसपास। तो आप देख सकते हो सीधा सीधा आधे से कम हो गया उसका फाइल साइज़, ठीक है। तो इसका 747 MB था और जब हम सेव एज किया विथ कॉम्प्रेस करके तो इसका फाइल साइज़ हो गया 240 MB। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सपोज़ आप ये ऑप्शन ऑन कर रहे हो, कॉम्प्रेस ऑन सेव का ऑप्शन ऑन कर रहे हो, पीसी सपोज लो बजट वाला या फिर लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो ये क्या होता है, फाइल सेव एज करते वक्त ये ज़्यादा टाइम लेता है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि वो फाइल सेव करते हैं तो कॉम्प्रेस करता है फिर बाद में सेव करता है, तो कॉम्प्रेशन का जो टाइम होता है वो आपको देना पड़ेगा। सपोज मेरे सिस्टम में देखिए, मेरा जितना कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सपोज ये 10 सेकंड्स ले रहा है सपोज, तो कॉम्प्रेस होने के लिए। तो नॉर्मल जो फाइल सेव होता है उसका नियर अबाउट 5 to 6 सेकंड्स ही होगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्रेस ऑन सेव ये आपको फाइल साइज से कम बना के दे देगा। तो इसके एक ही यूज़ होगा कि आपका जो हार्ड डिस्क का स्पेस है तो वो आपको ज़्यादा यूटिलाइज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रेस ऑन सेव। तो ये हो गई दो चीज़ें। तो उसके बाद आते हैं हम कस्टमाइज यूनिट सेटअप में। अब यूनिट सेटअप क्या होता है, जो आप काम करते हो, जो आपका मेजरमेंट्स का एक डायमेंशंस का एक तरीका होता है। कुछ लोग मीटर में mm में काम करते हैं, कुछ लोग फीट्स में इंचेस में काम करते हैं, और मैं खुद ही फीट्स के हिसाब से ही काम करता हूँ, डेसिमल फीट्स और डेसिमल इंचेस के तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ अलग सी वैल्यू होगी, तो जो भी वैल्यू होने दो, आपको यहाँ पे US स्टैंडर्ड आना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में आके यहाँ पे आपको डेसिमल फीट क्लिक करना है। तो जब क्या होता है, जब ये बॉक्स है फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स लोगे यहाँ से, तो आपको ये सीधा सीधा फीट्स में आ जाएंगे। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया तो ये 5 फीट्स इसका हाइट हो गया।
तो इस तरह से ये डायमेंशन में आता है। हर बार करने की ज़रूरत नहीं होती है इसको, लेकिन एक बार करके आपका फाइल जो भी यूज़र इंटरफेस फाइल जो भी सेव करना है उसे एक बार, तो आपको ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस है ना, यहाँ पे सेव करके रख दिया है, जैसे एक्सपर्ट वाला, या फिर सेव कुछ नेमिंग करके उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, वो हो गया तीसरी चीज़। चौथी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्सचरिंग के पाथ्स होते हैं। तो कस्टमाइज में जाना है, यहाँ पे फिगर प्रोजेक्ट पाथ्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल्स जो भी है, तो वहाँ पे देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया डी टेक्सचर, डी ड्राइव में मटेरियल्स बोल के है, तो वही पाथ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो सपोज़ आपको ऐड करना है, सपोज़ मैंने ये डेस्कटॉप पर यही सपोज़ जो फोल्डर है, हम इसका ही सपोज़ ऐड कर दिए, सपोज़ ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना है, तो कस्टमाइज कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल्स में ऐड करना है, और वो वहाँ से इसे जो भी सॉरी गलती से हो गया, इसे मॉडिफाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये जो भी है, सपोज यूज़र का देना है फोल्डर, तो यहाँ पे यूज़ पाथ कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, सी ड्राइव में ये लोकेशन, जो भी लोकेशन होने दो, वो लोकेशन को वो एक टेम्पररी फाइल में कहाँ तो सेव कर लेगा। और जैसे कि आप फाइल सेव करोगे तो ये आपको हर बार चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है ग्यामा एंड लट बोल के एक सेटिंग होता है यहाँ पे, वहाँ आता है रेंडरिंग में ग्यामा और लट सेटअप। अब जहाँ पे यहाँ से जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप सेटिंग देख सकते हो। तो ये किसी का डिसेबल होगा या फिर किसी का इनेबल होगा, यहाँ पे किसी का 1 होगा। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा, मान लीजिए हमारा डेस्कटॉप का कलर स्पेस है और ये 3ds Max का कलर स्पेस है, ऐसा समझ लीजिए। तो अब जब आप 2.2 करते हो तो ये दोनों भी एक समान आ गए, एक लेवल में हो गए वो ब्राइटनेस उसका। तो अब ये बेसिकल मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको, इसमें लीनियर वर्कफ्लो या फिर ग्यामा सेटअप वो उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप ऑटोडेस्क के साइट पे जाके आप देख सकते हो ये कैसे काम करता है वीडियो के साथ। और देखिए जब आप 1 रखते हो तो ये डार्क हो जाता है एक्चुअली ऑटोमेटिकली, और आप जब 2.2 रखते हो तो ये जो कलर स्पेस एक्चुअली है तो वही आपको देता है। ये एक्चुअली जो फॉर्मेट होता है इमेजेस का या आपके टेक्सचर का, उसके बेसिकली इस पे काम करता है एक्चुअली। तो सपोज आपने जेपेग लिया है तो जेपेग का कम होता है, 2.2 ही रखना होता है आपको। एक इनपुट जो होता है वो 1 होता है आते वक्त, लेकिन जाते वक्त आपको 2.2 देना होता है। नहीं तो क्या होता है, कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आया होगा कि आपने काम किया, सब आपका ब्राइट दिख रहा है, और जब आप सेव करोगे तो आपका डार्क आ जाता है ऑटोमेटिकली आउटपुट। तो उसका अब याद रखिए कि उसका एक ही प्रॉब्लम होगा, वो ग्यामा का वैल्यू आपने ठीक से सेट नहीं किया। ठीक है, आप यहाँ पे इस साइड पे आके आप पूरा स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ग्यामा का 2.2 रखना है यहाँ पे, और उसे ओके करना है। यहाँ पे ओके कर दीजिए, चेक कर दीजिए सॉरी, और उसे ओके करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल सी चीज़ें जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये डेफिनेटली काम में आएगी। और जब आप प्रोफेशनली काम करने लगोगे तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा आपको। जैसे कि ग्यामा सेटअप हो गया, कुछ लोगों को उतना पता नहीं होता है इसके बारे में, क्योंकि क्या होता है किसी का स्क्रीन का ब्राइटनेस मैटर करता है, किसी का कम होता है। तो सपोज़ एक फॉर एग्जांपल, सपोज़ मैंने आँखों को ज़्यादा ब्राइट हो रहा है इसलिए मैंने स्क्रीन का ब्राइटनेस कम कर दिया, और कुछ फ़ोटो जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करके डायरेक्टली क्लाइंट को दे दिया। तो क्लाइंट जब उसके स्क्रीन पे देखता है तो उसे बहुत वो ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट होने तो बहुत कम नज़र आता है। तो फिर से हमें वो प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं बहुत ही ब्राइटनेस, उसका बहुत ही कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमें आउटपुट देखते वक्त भी कैसे फाइल को सेव करना है, या वो आउटपुट का क्वालिटी या फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, तो उसका साइज़ भी कैसे कम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत मैटर करती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। लाइक कीजिए,
नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से आपको कौन सा सेगमेंट या कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए